हेलो एवरीवन, शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ही अश्विनी सर और मैं एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही स्कोरिंग और डीप टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। क्या कभी सोचा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आखिर हुआ क्या? आज हम टाइम मशीन लेकर 3,500 साल पीछे जाने वाले हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में एक नई वाइब्रेंट संस्कृति ने जन्म लिया, जिसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, बल्कि हमारे इंडियन फिलॉसफी का फाउंडेशन है। तो चलिए इस शानदार युग को डिकोड करते हैं। इस 500 साल के टाइमलाइन को एग्जाम्स के लिए आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 क्लियर थीम्स में डिवाइड किया है। हम कवर करेंगे ज्योग्राफी, लिटरेचर, पॉलिटी एंड सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन और फाइनली इसकी लेगेसी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेक्शन 1, आर्य और सप्त सिंधु। ऋग्वैदिक लोग खुद को आर्य कहते थे। जब वो यहां आकर सेटल हुए तो उन्होंने जिस रीजन को अपना घर बनाया उसे सप्त सिंधु कहा गया। इसका सीधा सा मतलब है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, यानी 7 नदियों की भूमि। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये टाइमलाइन बहुत क्रूशल है। हम एग्जैक्टली 1500 बीसी से 1000 बीसी के ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। ये 500 साल का वो विंडो है जिसमें ये डायनामिक कल्चर पूरी तरह फली फूली। एंशिएंट ज्योग्राफी हमारे आज के मैप से बहुत गहराई से जुड़ा है। प्राचीन नदियां जैसे परुष्णी, आज की रावी है, असिकनी चेनाब है, सतुद्री सतलुज है, विपाशा ब्यास और वितस्ता झेलम है। पंजाब की इन 5 नदियों के साथ सिंधु और सरस्वती भी थीं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ऋग्वेद में सरस्वती को सिर्फ नदी नहीं बल्कि नदी तमा कहा गया है, यानी नदियों में सर्वश्रेष्ठ। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, ह्यूमैनिटी की पहली लाइब्रेरी। अक्सर लोगों को लगता है कि ऋग्वेद सिर्फ एक रिलीजियस टेक्स्ट है, बट एक्चुअल में ये उस पूरे एरा का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल और सोशल डॉक्यूमेंट है। ये नंबर तो पक्का याद कर लीजिए, 1028। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त या हाइम्स हैं, जिन्हें ऋचाएं कहते हैं। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात, सदियों तक इसे कहीं लिखा नहीं गया था। इसे श्रुति ट्रेडिशन के थ्रू, यानी गुरु से सुनकर मेमोराइज करके पीढ़ी दर पीढ़ी हूबहू सहेजा गया। और यहीं एक बहुत भारी कॉन्सेप्ट आता है, अपौरुषेय। इसका मतलब है कि ये ऋचाएं किसी इंसान ने नहीं रची, बल्कि ये डिवाइन इंस्पिरेशन यानी ईश्वरीय प्रेरणा से रचित हैं। ये अकेला शब्द उनकी ओरल ट्रेडिशन की भव्यता को क्लियर कर देता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, पॉलिटिक्स एंड ट्राइबल सोसाइटी। आपको लगेगा कि 3500 साल पहले सब कुछ बहुत बेसिक होगा, राइट? लेकिन उनके गवर्नेंस में सरप्राइजिंगली प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स थे। सोसाइटी का स्ट्रक्चर बॉटम अप अप्रोच पर था। सबसे बेसिक यूनिट थी कुल, यानी फैमिली। कई कुलों से मिलकर बनता था ग्राम। फिर विश और सबसे ऊपर होता था जन, यानी पूरा ट्राइब। ट्राइब के किंग को गोप कहते थे, लेकिन किंग मनमानी नहीं कर सकता था। सभा और समिति जैसी डेमोक्रेटिक बॉडीज थीं जो उसकी पावर को चेक में रखती थी। है ना कमाल? इसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा क्लैश हुआ, दशराज युद्ध या बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये महासंग्राम परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक मैसिव कोएलिशन को यहां हरा दिया था। एग्जाम्स में ये ज्योग्राफिकल इवेंट अक्सर पूछा जाता है। चलिए कुछ मॉडर्न मिथ्स को बस्ट करते हैं। सोसाइटी पेट्रियार्कल थी, लेकिन महिलाओं का स्टेटस बहुत हाई था। लोपामुद्रा और घोषा जैसी विमेन स्कॉलर्स को एजुकेशन, यज्ञ और उपनयन संस्कार का पूरा राइट था। दूसरा, जो वर्ण व्यवस्था थी वो बर्थ पर नहीं बल्कि मेरिट और ऑक्यूपेशन पर बेस्ड थी। और चाइल्ड मैरिज, वो तो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, काउ बेस्ड इकोनॉमी। उनका सर्वाइवल कैसे होता था? एग्रीकल्चर जैसे यव या जौ उगाना एक्चुअल में सेकेंडरी था। ऋग्वेदिक आर्य मेनली पैस्टोरल या पशुपालक थे। इकोनॉमी का असली इंजन थी गाय। अघन्या वर्ड ये सब एक्सप्लेन कर देता है। अघन्या मतलब जिसका वध न किया जा सके। गाय सिर्फ सीक्रेट नहीं थी, बल्कि वो उनके सर्वाइवल, ट्रेड और पूरी इकोनॉमी का सुप्रीम सेंटर थी। इस इकोनॉमिक डिपेंडेंस ने उनकी डेली वोकैबुलरी को भी शेप किया। ये सच में बहुत फैसिनेटिंग है। गविष्टि का मतलब होता था युद्ध, जिसका शाब्दिक अर्थ था गायों की खोज। गोधूली इवनिंग का टाइम था और दुहित्री बेटी को कहते थे, जिसका मतलब था वह जो गाय दूती है। सोचिए गाय उनके माइंडसेट में कितनी गहराई से रची बसी थी। अगर उनकी डेली लाइफ देखें तो वो बहुत ही सिंपल थी। डाइट में दूध, घी और दही था। वो सूती कपड़े, ऊन और स्किन पहनते थे।
लेकिन लाइफ बोरिंग नहीं थी। चैरियट रेसिंग का थ्रिल, हंटिंग और वीणा या बांसुरी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ म्यूजिक एंजॉय करना भी उनके रूटीन का अहम हिस्सा था। अब शिफ्ट होते हैं सेक्शन 5 की तरफ, नेचर वर्शिप और फिलॉसफी। वो कॉस्मॉस को कैसे देखते थे? उनके पास आज जैसी कोई कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स या मूर्तियां नहीं थीं। इसके बजाय उन्होंने नेचर की उन ऑ इंस्पायरिंग फोर्सेस को पर्सोनिफाई किया। नेचुरल फोर्सेस में इंद्र सबसे प्रमुख थे, गॉड ऑफ वॉर एंड रेन। अग्नि को इंसानों और भगवान के बीच का डिवाइन मैसेंजर माना गया और वरुण कॉस्मिक ऑर्डर के रक्षक थे। इन शक्तियों से कनेक्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल यज्ञ और प्रेयर्स की जाती थीं। इन सब के बीच एक कोट उनके फिलॉसफी के पीक को दिखाता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ट्रूथ इज वन, द वाइज कॉल इट बाय मेनी नेम्स। जरा सोचिए, 1500 बीसी में भी यूनिवर्स के बारे में इतनी एडवांस्ड और मैच्योर अंडरस्टैंडिंग होना लिटरली अमेजिंग है। फाइनली आते हैं सेक्शन 6 पर, ऋग्वैदिक पीरियड की लेगेसी। 1500 बीसी की वो एंशिएंट दुनिया आज के मॉडर्न फाउंडेशन से कैसे कनेक्ट होती है? आइए इसे रैप अप करते हैं। कोर टेकअवेज बिल्कुल क्लियर हैं। इक्वालिटी का आइडिया, नेचर के प्रति प्रोफाउंड रिस्पेक्ट और नॉलेज की कंटिन्यूअस खोज। इन्हीं स्पेसिफिक ऋग्वैदिक आइडियल्स ने सनातन की वो मजबूत फाउंडेशन रखी जो हजारों सालों बाद आज भी सर्वाइव कर रही है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के इस हाइपर डिजिटल एरा में भी क्या हमारी आइडेंटिटी की जड़ें उन्हीं प्राचीन सप्त सिंधों की नदियों से पोषित नहीं हो रही हैं? ये डेफिनेटली सोचने वाली बात है। अश्विनी सर, और मुझे उम्मीद है कि शिव क्लासेस के इस डिस्कशन से आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी वैल्यू ऐड हुई होगी। हम एंड करेंगे इस खूबसूरत प्राचीन शांति पाठ के साथ। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।